नमस्कार साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट के मुद्दे राजद्रोह से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एनसीपी राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने भीमा कोरेगांव जांच आयोग के समक्ष दायर किए गए अपने हलफनामे से हलचल मचा दी है। अपने हलफनामे में उन्होंने पुराने हो चुके राजद्रोह कानून को निरस्त किए जाने का सुझाव दिया है। एनसीपी अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA जैसे कानून पर्याप्त हैं। आवश्यकता: इन दिनों इस राजद्रोह कानून का सदुपयोग की तुलना में दुरुपयोग अधिक किया जा रहा है। जो कोई भी सरकार की आलोचना करता है उसे इस कड़े राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। देशद्रोह के आरोप लगा गए हाल ही के उन मामलों को देखने पर पता चलता है कि उनमें से अधिकांश मामले अन्य कानूनों और आदेशों के प्रावधानों के तहत काफ़ी हद तक कवर किए जा सकते हैं। IPC की धारा 124A के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क: भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से देशद्रोह का अपराध के उपयोग राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में किया जाता है। यह कानून निर्वाचित सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से सुरक्षा प्रदान करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यदि अदालत की अवमानना करने पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है तो सरकार की अवमानना करने पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। विभिन्न राज्यों के कई जिलों में माओवादी विद्रोह का सामना करना पड़ता है और विद्रोही समूह वस्तुतः समानांतर प्रशासन भी चलाते हैं। ये उग्रवादी समूह खुलेआम क्रांति के माध्यम से राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करते हैं। इस पृष्ठभूमि में मात्र कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में गलत तरीके से लागू किए जाने की वजह से धारा 124A को निरसित करने की सलाह सरासर गलत होगी। देशद्रोह, राजद्रोह, सेडिशन लॉ के बारे में जानते हैं। IPC की धारा 124 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा शब्दों द्वारा, लिखित अथवा बोलने के माध्यम से अथवा संकेतों द्वारा या प्रदर्शन द्वारा या किसी अन्य तरीके से विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना दिखाने, उत्तेजित होने अथवा उत्तेजना भड़काने का प्रयास करने पर उसे आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना या 3 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना या मात्र जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। एक यथोचित परिभाषा की आवश्यकता है। देशद्रोह कानून लंबे समय से विवादों में रहे। अक्सर सरकारों के IPC की धारा 124 से कानून का उपयोग करने पर उनकी नीतियों के मुखर आलोचकों द्वारा उनकी आलोचना की जाती है। इसलिए इस धारा को व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाता है और एक प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आती है। इस कानून को औपनिवेशिक ब्रिटिश शासकों द्वारा 1860 के दशक में लागू किया गया था। उस समय से लेकर आज तक ये कानून बहस का मुद्दा बना रहा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित स्वतंत्रता आंदोलन के कई शीर्ष नेताओं पर राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज किए गए थे। उस समय गांधी जी द्वारा इस कानून को नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करने हेतु तैयार की गई भारतीय दंड संहिता की राजनीतिक धाराओं का राजकुमार भी बताया गया था। नेहरू जी ने तो इस कानून को अत्यधिक आपत्तिजनक और निंदनीय बताते हुए कहा कि हमारे द्वारा पारित किसी भी कानून प्रावधानों में से कोई जगह इसे नहीं दिया जाना चाहिए और जितना जल्दी हो हम इससे छुटकारा पालें उतना अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के भी इस संबंध में कुछ फैसले आए, जैसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला 1962 का केस आया था। दूसरा केस बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 वाला मामला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हालिया विचार की बात करें तो जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब देशद्रोह के लिए सीमाओं को परिभाषित करने का समय आ गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी 2 समाचार चैनलों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान की गई थी। टिप्पणी ये थी कि अब समय आ गया है कि हमें देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करना पड़ेगा और IPC की धारा 124 है और धारा 153 यानी समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना कि विशेष रूप से प्रेस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकारों से संबंधित विषयों पर प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों।